हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसमें हमने आपको ये बात बताई कि दो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और दो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस का कंसेप्ट हमें डीओफे ने दिया था। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हमें करना है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए लॉ कब पब्लिश हुआ और किसने दिया। उनका पूरा नाम क्या था बोलो यहाँ पे, तो उनका नाम था, दिस law was given by a French physicist। ठीक है, फ्रांस के थे फ्रेंच फिजिक्स, नाम था उनका सर चार्ल्स अगस्टिन डी कुल। ये उनका पूरा नाम था। ये नाम दिया कब, तो ये हमें बताया आपको, दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच फिजिक्स चार्ल्स अगस्टिन डी कुल। लेकिन कब दिया था? इन द ईयर 1785। ठीक है, अब ये लॉ किसके बेसिस के ऊपर दिया गया? एक्चुअली देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। तो देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जहां रिपल्शन होती है दो चार्जेस के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि चार्जेस लाइक चार्जेस हैं कि अनलाइक चार्जेस। तो ये लॉ एक्चुअली इसी के बेसिस के ऊपर है। तो एक्चुअली में ये लॉ स्टेट क्या करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस कूलम्ब्स लॉ जो है स्टेट्स दैट क्या स्टेट करता है? कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। कौन से चार्जेस? लेकिन एक्चुअली में याद रखना, ये कौन से चार्जेस होते हैं? पॉइंट चार्जेस होते हैं। कौन से चार्जेस होते हैं? पॉइंट, क्योंकि ये चार्जेस किसमें होते हैं? रेस्ट में होते हैं, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करवाया था। तो एक्चुअली में चार्ज रेस्ट में नहीं होता है, स्लो मोशन में होता है, विदाउट एक्सेलरेशन होता है, व्हाइल वी आर गोइंग टू कॉलिंग देम दे आर एट रेस्ट। सो इसलिए ये आपने वर्ड जरूर लिखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them, तो ये हमारी स्टेटमेंट थी जो हमें स्टेटमेंट दी 1785 में कूलम्ब, सर चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ने। ये हमें स्टेटमेंट बताई थी कि देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, क्योंकि दो लाइक चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे और दो अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो वहां पे कहां पे होंगे? रेस्ट में होंगे। इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, कि जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अब हम इसको मैथमेटिकली बताएंगे आपको। अब एक्चुअली में इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप क्या करिए, दो चार्ज लीजिए। एक आपका चार्ज है Q1, पॉइंट चार्जेस है, एक आपका चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लीजिए, कितना ले लीजिए? R। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये लॉ हमें क्या कहता है? हमें ये कहता है कि जो फोर्स है ना वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अब ये दोनों, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्जेस जो है किसमें है? रेस्ट में है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगी। ठीक है, वो फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ जाएगी, जब फोर्स बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। और अगर आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को कम करते हो तो फोर्स बढ़ जाती है। क्या होती है? फोर्स बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज करते हो, डिस्टेंस को अगर आप
इंक्रीज करते हो तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें इसका मीनिंग बताया मैंने आपको। आप कंबाइन करिए, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों को कंबाइन करिए तो जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए आपने क्या लगाना है, F इज इक्वल्स टू K लगा लीजिए Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक। तो फोर्स तभी बढ़ सकती है जब उन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम होगा फोर्स ज्यादा होगी। अब हमने यहाँ पर K लगाया, फिर K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इस K की वैल्यू होती है, एक्चुअली में K की वैल्यू होती है, K देखो जो होता है ना, K की वैल्यू होती है हमेशा याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा एप्सिलॉन। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, देखिए ये जो एप्सिलॉन होता है ना, लिख लेना, ये जो एप्सिलॉन होता है किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, एक्चुअली में देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको बोलते हैं इस कॉल्ड दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कौन सा होता है भाई, फ्री स्पेस एक्चुअली में वो स्पेस होता है जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, जिसको हम एयर कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर इसको हम क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एक्चुअली में ये क्या करता है, ये हमें परमिशन देता है हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो सकती हैं, कितनी नहीं हो सकती, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है एयर में, वैक्यूम में इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना, वो ये होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85, लेकिन किस में, एयर में। कहाँ पे होती है, एयर में, फ्री स्पेस में, जहाँ वैक्यूम में कह सकते हो। तो उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो वैल्यू है आल्सो, ये जो आपका है, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ देखिए ये जो है एप्सिलॉन है, ये एक्चुअली में क्या होता है, इट्स कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू एंड एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा 1 होती है फॉर एयर। एयर के लिए हमेशा इसकी कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करिए नाउ। अब हम यहाँ पर फोर्स आपके पास क्या थी, K की वैल्यू क्या थी, K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए, जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे 4 × 3.14 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी 8.85 × 10⁻12 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी, 1, तो ये K की वैल्यू मिली। इसको जब हमने सॉल्व किया ना, हमेशा याद रखना, इसको हम सॉल्व करके भी आपको न्यूमेरिकल्स में वैल्यू बताएंगे, लेकिन इसको जब आप सॉल्व करोगे उसकी वैल्यू ऑलवेज आएगी 9 × 10⁻9, ठीक है। यूनिट्स इसकी बता दी मैंने आपको पहले ही। अब आपने क्या करना है, इसको पुट करना है कहाँ पर, देखिए सिंस आपको पता है कि आपके पास तो लॉ क्या था कि फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था। अब यहाँ K की वैल्यू पुट करिए, तो भाई आपके लिए कूलम का जो लॉ है वो रेडी हो चुका है, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, क्या कहेंगे, R का स्क्वायर। तो दिस इज द कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, इसको कहेंगे हम कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।